कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़के को स्कूल में देखते हैं जो कि अपने कानों में ईयरबड्स लगाकर एक छाता लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। बहुत देर पैदल चलने के बाद वो स्टेशन पहुंच जाता है जहां पर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि वहां ट्रेन का वेट कर रही थी और वो लड़का उस लड़की को देखकर काफी हैरान था। तभी स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें वो बोलते हैं कि हिरन के ट्रेन से टकराने के कारण ट्रेन 30 मिनट लेट हो चुकी है। इसके बाद वो लड़का उस लड़की को बिना रुके देखता रहता है जहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि ऐसा घूरना बंद करो, तुम बहुत डरावने लग रहे हो। जिसके जवाब में वो लड़का उससे कहता है कि मैंने तुम्हें आज तक यहाँ कभी नहीं देखा है, वैसे यहाँ पर ट्रेन अक्सर डिले होती रहती है। जिसके बाद वो उससे अपना अम्ब्रेला ऑफर करते हुए कहता है कि देखकर लगता है कि तुम अपने बैग को गीला नहीं होने देना चाहती, इसलिए तुम इसे ले सकती हो। वैसे भी कोई मेरी परवाह नहीं करता, मेरा घर स्टेशन के पास ही है, पर अगर तुम भीग गई तो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत परेशान होंगे। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, पर वो लड़का इसका बहुत इनसेंसिटिव रिप्लाई देता है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। जो सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है, पर वो उससे छाता ले लेती है और साथ में वो उससे कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करती है ताकि वो उसका छाता वापस लौटा सके। जहाँ पर हमें उनका नाम पता चलता है, उस लड़के का नाम होता है काउरू और उस लड़की का अंजू। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम काउरू को अगले दिन घर से निकलते हुए देखते हैं। वो हर रोज की तरह ट्रेन से स्कूल जाता है और स्कूल पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसे एक सरप्राइज मिलता है क्योंकि अंजू उसके स्कूल की एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर टोक्यो से यहाँ आई है। पर जब टीचर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है तो वो साफ इनकार कर देती है और सिर्फ काउरू से बात करके अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। जिस बात से पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इवन काउरू का फ्रेंड सोए भी इस बात से परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर ये कौन है और तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है और ब्रेक टाइम में कुछ गर्ल्स स्टूडेंट उससे दोस्ती करने के लिए उसे अप्रोच करती है, पर अंजू उन्हें साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद कुछ लड़के भी अपना लक ट्राई करते हैं पर वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं। ये सब देखते हुए सोहे काउरू से कहता है कि ये तो बहुत ही वियर्ड है, इसको तो अप्रोच ही नहीं कर सकते। पर तभी वहाँ पर एक लड़की कोहारू की एंट्री होती है जो शायद खुद को गर्ल्स की लीडर समझती है। उससे अंजू का ऐसा इग्नोर करने वाला एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो तुरंत अंजू के हाथ से उसकी बुक छीन लेती है और उन्हें पता चलता है कि वो कोई नोवेल नहीं बल्कि मांगा पढ़ रही थी और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जो ऑफ कोर्स अंजू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर हद तो तब होती है जब ओहारू उसकी मांगा को जानबूझकर नीचे गिरा देती है, जो देखकर अंजू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कोहारू के फेस पे एक जोर का पंच मारती है जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है और काउरू के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम काउरू की छोटी बहन कैरन की तस्वीर देखते हैं जिसकी बचपन में ही एक हादसे की वजह से डेथ हो गई थी, इसलिए काउरू वहाँ बैठकर उसके लिए प्रे करता है। फिर रात में जब काउरू लेटकर गाने सुन रहा होता है तो उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। जब वो नीचे जाकर देखता है तो वो देखता है कि शराब की नशे में उसके डैड कुछ भी बक रहे थे। काउरू को देखने के बाद उसके डैड गुस्से में उसको उसके बालों से पकड़कर दीवार पर दे मारते हैं और कहते हैं कि ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से ही कैरन मरी थी, जब देखो तो कान में ईयरबड्स डालकर म्यूजिक सुनता रहता है। तू मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कैसे भी करके मुझे मेरी कैरन वापस ला कर दे। ये सब सुनकर काउरू अपने घर से भाग जाता है और वो लगातार भागता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। और थोड़ी देर बाद वो एक रेलवे ट्रैक के पास आ जाता है। वहां से ना जाने क्यों वो एक ट्रेन टनल के पास जाने लगता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे से एक ट्रेन आ जाती है और जल्दबाजी में वो वहां से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद वो वहीं आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो एक और मिस्टीरियस टनल के पास पहुंच जाता है और क्यूरियोसिटी में जब वो उस टनल के अंदर जाता है तो वो वहां की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है और वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसे ठंड लगने लगती है और तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है। वहां पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो सामने जो जूता देखता है वो किसी और का नहीं बल्कि कैरन का था। कंफ्यूज होकर वो ये सोचने लगता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है और अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो कैरन का नाम लेकर आगे दौड़ने लगता है, जहाँ पर वो एक पैरट को मिलता है जिसे देखकर वो फिर से हैरान रह जाता है क्योंकि उस तोते की डेथ हो चुकी थी। डर के मारे वो उस टनल की एंट्रेंस की तरफ भागने लगता है और वो बाहर आकर अपने हाथों को देखकर खुद से कहता है कि तो ये सब कोई इल्यूजन नहीं है, ये रियलिटी है। घर आकर वो उस तोते को एक पिंजरे में डाल देता है। तभी वो गलती से कुछ आवाज कर देता है जिसके कारण उसके डैड को पता चल जाता है कि वो घर आ चुका है। काउरू के डैड उसके रूम में आकर सीधा उसे गले लगा लेते हैं
और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं उस रात नशे में था, पता नहीं मैं क्या करता, अगर मैं तुम्हें भी खो देता, प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना। वैसे तुम किसके घर पर थे, ये मत कहना कि तुम सड़कों पर सो रहे थे। जहाँ पर कावरू रिप्लाई देता है कि मैं बस बाहर थोड़ा टहलने गया था। ये सुनकर उसका डैड नाराज़ हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे ये नहीं बताना चाहते तो, पर अगर आगे से तुम इस तरह हफ्ते के लिए गायब हो जाओगे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। कावरू ये सुनकर हैरान हो जाता है और डेट चेक करने के लिए अपने फ़ोन का यूज़ करता है, पर उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। तो फिर वो उसे चार्ज में लगाने के बाद देखता है कि 1 हफ्ता बीत चुका है। उसके फ़ोन पर बहुत से मैसेज आए हुए थे सोई और अंजू की तरफ से। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही सोए कावरू से कहता है कि भाई तुझे क्या हो गया था, तू मरा तो नहीं था ना। तभी अंजू वहां आ जाती है और कहती है कि तुम जिंदा हो, ठीक है तो मैं तुम्हारा अम्ब्रेला लेकर आ जाऊंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम कावरू को फिर से उस मिस्टीरियस टनल के पास जाते हुए देखते हैं। बेशक उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, पर वो हिम्मत करके उसके अंदर जाने लगता है और एक जगह रुककर बोलता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये तो सच में उराशिमा टनल है। इसका मतलब मैं कैरन को वापस ला सकता हूँ। पर तभी अंजू वहाँ आ जाती है और कावरू से उस जगह के बारे में पूछती है। घबराते हुए कावरू उसका हाथ पकड़कर जल्दी से उसे टनल के बाहर ले आता है। बाहर कुछ सेकंड्स में दोपहर से आधी रात हो गई थी, जिसके बाद वो अंजू को सारी बात बताता है कि ये एक उराशिमा टनल है जिसमें टाइम बाहर की दुनिया से अलग चलता है और अगर कोई इस टनल के एंड तक पहुँच गया तो वो अपनी कोई भी विश पूरी कर सकता है। हालांकि इसके बदले उसे अपने कुछ सालों का सेक्रीफाइस करना होगा। ये सुनकर अंजू उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो मिला जो तुम्हें चाहिए था। जहाँ पर कावरू रिप्लाई देता है कि अभी तक तो नहीं, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे वो मिल जाएगा। जो सुनकर अंजू खुश हो जाती है और उसके साथ एक डील करती है कि क्या हम साथ में काम करें। जो सुनकर कावरू हैरान हो जाता है। फिर अंजू कहती है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें भी चाहिए और कुछ ऐसा है जो मुझे भी चाहिए। जब हम दोनों का मकसद एक ही है तो क्यों ना हम साथ मिलकर इस टनल के अंदर चले। फाइनली कावरू भी उसकी बात मान लेता है। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों साथ में फिर मिलते हैं और अंजू कहती है कि आज से हमारा जॉइंट ऑपरेशन शुरू होगा। स्कूल के बाद हम सीधा रेलवे क्रॉसिंग पर मिलेंगे और हाँ, याद रहे हम दोनों इस टनल के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ये सीक्रेट बस हम दोनों के बीच में रहेगा। तभी कावरू पूछता है कि प्लान क्या है, जिसका अंजू रिप्लाई करती है कि चलो सबसे पहले टनल के अंदर और बाहर के टाइम डिफरेंस का पता लगाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कॉल पर बात करने लगते हैं और अंजू प्लान बताती है कि तुम्हें टनल में चलते वक्त मुझसे कुछ भी कन्वर्सेशन करती रहनी होगी। अगर कोई डिले आया या कॉल कट हो गई तो इसका मतलब तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां वक्त अलग गुजरता है। इस मौके का फायदा उठा के कावरू अंजू से पूछता है कि क्या तुमने अपने पिछले स्कूल में किसी को मारा था। पर अंजू जवाब में कहती है कि कोहारू पहली इंसान है जिस पर उसने अपना हाथ उठाया है। और कावरू के पूछने पर फिर तुमने उससे माफ़ी क्यों नहीं मांगी। अंजू बोलती है कि लड़ाई कोहारू ने शुरू की थी तो माफ़ी भी उसे ही मांगनी चाहिए। तभी इस कन्वर्जेशन के बीच कॉल कट हो जाता है। कावरू इमीडिएटली पीछे मुड़कर एंट्रेंस की तरफ भागता है और उसके बाहर आते ही अंजू से बताती है कि 65 मिनट्स बीत चुके हैं। जिस पर कावरू बोलता है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था जैसे ही मैंने मेपल ट्रीज को क्रॉस किया था। जिस पर अंजू कहती है कि ठीक जैसा मैंने सोचा था, चलो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। फिर सीन चेंज होता है और स्कूल के बाद वो दोनों एक दूसरे से रेल रोड क्रॉसिंग पर मिलते हैं और वो आज ये पता लगाते हैं कि टनल के अंदर के 3 सेकंड में बाहर की दुनिया के पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। यानी 30 सेकंड में 20 घंटे और 1 घंटे में 100 दिन और 1 दिन में 6.5 साल। फिर अगले दिन वो ये पता लगाते हैं कि टनल के अंदर टेक्स्ट मैसेज जाते हैं कि नहीं और इसमें भी टाइम डिफरेंस निकल कर आता है। फिर वो उस टनल का बाहर से ही कोई एग्जिट ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें एग्जिट तो नहीं मिलता, पर वो क्लोज आ जाते हैं। एनीवेज एक सीन में सोहे कावरू से कहता है कि भाई आखिर तू कर क्या रहा है, तुम दोनों आजकल इतना मिल क्यों रहे हो, कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे हो ना। इसी बीच हम कोहारू और अंजू को एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए भी देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो दोनों टनल के अंदर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मेपल ट्रीज के बाहर और अंदर के टाइम डिफरेंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कावरू के आगे जाते ही अंजू मैसेज भेज देती है। जैसे ही कावरू पीछे मुड़कर देखता है वो चौंक जाता है क्योंकि अंजू टेलीपोर्ट हो रही थी। फिर आखिर में वो एक जगह डिप्रेस होकर बैठ जाती है। उस शौक से होश में आते ही कावरू मेपल ट्रीज को क्रॉस करके बाहर निकलता है और अंजू से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने देर कर दी, तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पर अंजू रिप्लाई देती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, वैसे 7 घंटे बीत चुके हैं, मैसेज का क्या हुआ। पर कावरू के चेक करने पर उसे कोई मैसेज नहीं मिलता और वो दोनों आज की रिसर्च यहीं ख़त्म करते हैं। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों टनल की रिसर्च के लिए नहीं बल्कि घूमने के लिए निकलते हैं। वो दोनों एक्वेरियम में जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। जैसे कि अंजू कहती है कि कावरू मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। जहाँ पर कावरू रिप्लाई देता है कि ओ ऐसा क्या, वैसे तुम तो बहुत
हंसती हो, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तभी अंजू सीरियस होकर बोलती है कि उस वक्त जब तुमने उस ट्री को क्रॉस किया था तो मैं डर गई थी। मुझे लगा था कि उस टनल का इस दुनिया से लिंक ना टूट जाए। फिर मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं तुम तक नहीं पहुँच पाऊंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे, क्योंकि इस जॉइंट ऑपरेशन में हम दोनों पार्टनर्स हैं। ये सुनकर कावरू अंजू को क्विट करने का भी सजेशन देता है, पर अंजू भी जिद पर अड़ी थी। उसे लगता था कि अगली बार तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। तभी कावरू उससे बताता है कि वो पहले एक एक्वेरियम में आ चुका है अपने पेरेंट्स और छोटी बहन कैरन के साथ। पर अंजू इस बात से हैरान हो जाती है कि उसकी एक बहन भी है। तो कावरू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वो एक पेड़ से गिरकर मर गई थी। वो हमेशा दूसरों की खुशी चाहती थी, पर एक दिन हम दोनों की लड़ाई हो गई और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि वो एक पेड़ से गिरकर मर गई। वो मेरे लिए एक बीटल पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। इसके बाद मेरी मॉम ने घर छोड़ दिया और मेरे डैड ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। हमारी फैमिली टूट चुकी थी। उसका पास्ट सुनकर अंजू समझ जाती है कि आखिर कावरू को क्या चाहिए। कावरू कहता है, हाँ तुमने सही समझा, मैं उस टनल की मदद से कैरन को वापस लेकर आऊंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम उन दोनों को टनल के अंदर देखते हैं। इस बार उनका गोल था 108 सेकेंड्स के लिए उसके अंदर जाना। उस हिसाब से वो जब तक बाहर आएंगे उनका वीकेंड खत्म हो चुका होगा और रियल लाइफ में भी इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे किसी रेस की स्टार्टिंग में होता है, वो दोनों अपनी पोजीशन लेते हैं और टाइमर लगाकर भागना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर भागने के बाद अचानक से कुछ पेपर्स अंजू के आगे आकर गिरते हैं।